Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video. I hope everyone is doing fine. तो आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं फिजिक्स के स्पेसिमेन पेपर को, बट बिफोर दैट आज जिन लोगों का मैथ्स का पेपर था आई रियली होप सबका अच्छा गया होगा. सेकेंडली जिन लोगों का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है, बोथ वेरिएंट्स आई थिंक IGCSE और O लेवल्स दोनों का हो चुका है. सो आई होप थ्योरी पेपर सबका अच्छा गया होगा. मुझे बहुत सारी दुआएं, बहुत सारे मैसेजेस आए ऑन माई इंस्टाग्राम पेज एंड आई वाज ट्रूली फ्लैटर्ड. However, जिनका पेपर नहीं भी अच्छा है, आई हैव गाइडेड देम ऑन प्राइवेट मैसेजेस एज वेल. इधर भी मेंशन कर देता हूँ कि देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, वी हैव अदर वेरिएंट्स वी कैन इजीली कवर अप. आज हम स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करेंगे फिजिक्स का, एंड कल इंशाल्लाह मैं ATP पेपर भी डाल दूंगा, कुछ ATP के टिप्स भी बता दूंगा फॉर केमिस्ट्री. सो देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट. आज की डिस्कशन है फिजिक्स की. फिजिक्स में चलते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी दैट हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाया. आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. मैंने मेरे ख्याल से लास्ट साउंड या वेव तक अपलोड किए वीडियोस, आगे मैं नहीं कर पाया. हाउ एवर मैं आप लोगों को लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, गूगल ड्राइव की लिंक है, उसके अंदर सारी नोट्स की स्लाइड्स मौजूद हैं. आप लोग प्लीज़ वहाँ से डिस्क्रिप्शन से लिंक खोलें, उसमें सारे चैप्टर्स हैं. आप यू कैन गो एंड रिव्यू दैम जो जो रिमेनिंग है. और मैं कोशिश करूँगा जो एक आध दो मुझे रिक्वेस्ट मिली, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह की, मैं शायद एक वीडियो बना दूँ. ठीक है, बट नाउ स्पेसिमेन पेपर डिस्कस करने लगे हैं. स्टार्ट करते हैं. अब पिछले साल से इस साल में फ़र्क क्या है? सबसे पहला दैट द टोटल मार्क फॉर दिस पेपर इज़ 18 मार्क्स एंड देयर आर नो सेक्शंस. मतलब जो सेक्शन A एंड B था जिसमें चॉइस थी वो नहीं है. ठीक है, देयर आर नो सेक्शंस नाउ. जो है इट विल बी कंपल्सरी टू डू. एनीवेज स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं. सबसे पहला सवाल आ गया. Figure 1.1 is a speed time graph for a stone as it falls to the ground. On figure 1.1, mark a letter X to indicate a point where the rock is moving with a constant speed and a letter Y to indicate a point where the rock is decelerating. सबसे पहले आप लोगों को आइडेंटिफाई पता होना चाहिए कौन से चैप्टर की बात हो रही है. दिस इज आवर काइनेमैटिक्स. अब ये सबसे पहला सवाल तो इट्स वेरी इजी. हम क्या करेंगे, विल जूम इन, हम देखेंगे. अच्छा, अब ये ना एग्जामिनर ने लीनियर शो की हुई है, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक आप किधर भी एक्स को मेंशन कर सकते हैं. एंड सिमिलरली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं वाई को. तो ये एक्स है इधर कांस्टेंट स्पीड और वाई है इधर डिसेलरेट हो रहा है. ठीक है, अगला आ गया क्वेश्चन. एट टाइम t is equal to 0 the acceleration of the stone is equal to the acceleration of free fall. Give the name of the force accelerating the stone at time t is equal to 0. तो देखें जो हमारे पास स्टोन है फॉर एग्जांपल, तो इसके नीचे पहले क्या लग रहा होता है, इसके नीचे वेट लग रहा होता है बॉडी का. तो हम लोग क्या कहेंगे, द फोर्स जो एक्सेलरेट करता है स्टोन एट टाइम t is equal to 0, दैट इज आवर वेट. ठीक है, अगला पार्ट. As the stone falls, the force F of air resistance acting on the rock changes. State the value of at time t is equals to 0. तो टाइम t is equal to 0 पे हमारी एयर रेजिस्टेंस 0 होती है, कि वो टाइम हमारा 0 है, एयर रेजिस्टेंस 0 है, स्पीड 0 है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एयर रेजिस्टेंस हमारी 0 न्यूटन है. ठीक है, अगला स्टेट द वैल्यू ऑफ एफ एट टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड्स. अब हम 10 सेकंड्स में देख सकते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट है. अब ये बेसिकली क्या, इट इज अ टर्मिनल वेलोसिटी हमारी अचीव हो चुकी है, कांस्टेंट हो गया. जब कांस्टेंट होता है तो वेट होता क्या है, जब कांस्टेंट हो जाता है एयर रेजिस्टेंस. देखें, मैं साथ साथ आप लोगों को कुछ चीज़ें भी एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आप लोगों का रिवाइज भी हो जाए. तो एयर रेजिस्टेंस क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस हमारा जब कांस्टेंट स्पीड हो जाती है, एयर रेजिस्टेंस वेट के इक्वल पुट हो जाता है. एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेट हो जाता है. तो जितना वेट होता है बॉडी का उतना एयर रेजिस्टेंस होता है, ये बैलेंस आउट हो जाती है, तभी हमारी बॉडी कांस्टेंट स्पीड अचीव कर लेती है. तो अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन में कितना वेट था. वेट ऑफ द स्टोन है 4 न्यूटन्स. तो हमारे पास हमारा एयर रेजिस्टेंस की जो फोर्स होगी वो भी 4 न्यूटन्स होगी. ठीक है, अगला है y f changes, suggest y force changes between t is equal to 0 seconds and t is equal to 10 seconds. अब देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि हो क्या रहा है, टाइम इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि हमारा स्टोन जो है वो फॉल कर रहा है, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है. तो मतलब बेसिकली जब स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्टोन इंक्रीज हो रहा है. सिंपल एज दैट. तो हम क्या लिखेंगे, एज द स्टोन फॉल्स, एज द स्टोन फॉल्स it accelerate as speed increases, air resistance acting. अच्छा, स्पीड को हम लोग v भी कहते हैं, तो परेशान ना होना. एज v स्पीड इंक्रीजेस, एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस. एयर रेजिस्टेंस क्या है, एयर रेजिस्टेंस जो है वो एक्ट कर रही है ऑन स्टोन, एक्ट
एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द स्टोन आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, मैं बेसिक आइडिया देख रहा हूँ, बाकी आप ज़ाहिर सी बात है एग्जाम में अच्छी तरीके से पैराफ्रेज कर लेना। अगला है यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड, स्टेट द यूनिट ऑफ योर आंसर, यू विल नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट टू फिगर 1.1 एंड शो योर वर्किंग। सिंपल। अब करना क्या है, हम ऊपर जाएंगे ग्राफ पे जाएंगे और हमने t इज इक्वल्स टू एट टाइम t इज इक्वल्स टू 4 पे, ये टाइम t इज इक्वल्स टू 4 है, इस पे जाना है और इस पॉइंट पे हम लोगों ने अपना एक टेंजेंट बनाना है। इस पॉइंट पे हम लोगों ने क्या बनाना है, दिस विल बी समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कुछ टेंजेंट हमारी बन जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है एग्जाम के अंदर जब आप बनाएंगे तो इट विल बी मोर, इसको हम लोग किस कलर से, ग्रीन से कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, हम लोग ने दो पॉइंट्स चूज करने हैं। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने दो पॉइंट्स चूज कर लेने हैं। सो इसके ऊपर हम लोग कोई दो पॉइंट्स चूज कर लेते हैं। एक हम ये पॉइंट चूज कर लेते हैं, दिस इज 42। एक ये पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये वाला, ये देखें, ये जो है ना, ये दिस इज नियरली 42 एंड 6। तो एक पॉइंट हम लोग चूज कर लेते हैं अपना 6 एंड 42, और एक पॉइंट हम लोग चूज कर लेते हैं और कौन सा पॉइंट चूज करें, अपने टेंजेंट को हम लोग काम क्या करें, हमेशा टेंजेंट को अपनी एक्सटेंड कर लिया, क्या करें, तो हमने टेंजेंट को एक्सटेंड किया तो हम लोग ये कर लेते हैं, एक कर लेते हैं 0 पे 10, एक हम लोग कर लेते हैं 0 पे 10। ठीक है, ये दो हम लोगों ने कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे जी एक हमारे पास पॉइंट था 0 एंड 10, एक पॉइंट था हमारे पास 6 एंड 42। हमने क्या लगा दिया, हमने लगाया y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो हमने 42 माइनस 10 किया ओवर 6 माइनस 0 किया, तो दिस विल बिकम 32 ओवर 6 विच विल बिकम 5.33 मीटर्स पर सेकंड। अब बात याद रखने की क्या ज़रूरत है कि एग्जाम ने हमें बहुत रेंज दी होती है, एग्जामिनर ने हमें काफ़ी लीनियंसी शो की होती है, हमें रेंज दी होती है। तो दिस इज एक्सेलरेशन 5.33, हमारे पास एग्जाम में दिया हुआ है 5 से 6 तक, 5 के 6 तक के रेंज में एक्सेलरेशन अलाउड थी, 5.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आप लोग अपने ग्राफ के अपने पेपर के हिसाब से बनाएंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एग्जाम में रेंज होती है, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट। अगला पार्ट है द मास ऑफ द स्टोन इज 408 ग्राम्स, डिटरमिन द फोर्स एफ ऑफ एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड्स। अब कहता ये है, देखो अब मास हमें पता है 408 ग्राम्स है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हमें पता है 5.33 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स हमें नहीं पता, फोर्स हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे, हम सिंपल लगा देंगे F इज इक्वल्स टू एम ए 408 ओवर 1000। मतलब ये क्यों किया, क्योंकि मैंने केजीज में इसको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाय 5.33। तो हम लोग ने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.175। अच्छा हमेशा याद रखना, राउंड ऑफ कर लिया कि करना फिजिक्स के पेपर में। आई नो हम लोग मैथ्स के अंदर सबको रिकमेंड करते हैं कि आप लोग ज़्यादा सारे डेसिमल प्लेसेस लिखें, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अंदर इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपना आंसर को कन्वर्ट कर लेके करें, जस्ट टू बी सेफ। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगला क्वेश्चन आता है, फिगर 2.1 shows a black car going up on a hilly day, up a hill on a sunny day. State one way in which the car is gaining thermal energy. अब state one way in which the car is gaining thermal energy. अब देखिए हो क्या रहा है कि उसको ना सन से हीट आ रही है कार को, राइट, सन से हीट भी मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे कि इंफ्रारेड radiation from sun is being absorbed by ब्लैक कार। और हमें पता है कि ब्लैक कार जो ब्लैक और डल सरफेसेस होती हैं, ब्लैक और डल सरफेसेस होते हैं, उनकी इंफ्रारेड रेडिएशन की एब्जॉर्प्शन और एमिशन इज एट अ फास्टर रेट देन शाइनी एंड सिल्वर सरफेसेस। ठीक है, अगला वन वे इन विच द कार इज लूजिंग द थर्मल एनर्जी। अच्छा अब अगला पार्ट हमें कहता है, अगला पार्ट क्वेश्चन का हमें कहता है कि जी बताएं वन वे इन विच कार इज लूजिंग द थर्मल एनर्जी। तो कार बेसिकली लूज किस तरह कर रहा है थर्मल एनर्जी। अब देखें जिसमें एग्जॉस्ट है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हीट एनर्जी, हम कहेंगे जी गैसेस, हॉट गैसेस exerted
exerted from car exhaust। तो गाड़ी का जो एग्जॉस्ट है उससे हम लोगों की गैसेस निकल रही होती हैं हीटेड। तो एक तरीका ऑफ लूजिंग थर्मल एनर्जी ये है, एंड वन वे ऑफ गेनिंग थर्मल एनर्जी। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके अंदर काफ़ी और भी केसेस अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग काफ़ी और केसेस भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। एनीथिंग इज एक्सेप्टेबल। एग्जामिनर ने काफ़ी लीनियंसी शो की हुई, आप इंफ्रारेड रेडिएशन से भी बता सकते हैं। आप लूजिंग वन वे ऑफ कार आप ये भी कर सकते हैं कि गाड़ी जी हीट अप हो रही है तो उससे फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, काफ़ी चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, आपको लीनियंसी शो की हुई है। अगला है द कार एक्सेलरेट्स अप इन हिल। मैंने जो वो लिखे जो मुझे अप्रोप्रिएट लगे, आप लोग अपना देख लेना। अगला है द कार एक्सेलरेट्स अप द हिल in addition to an increase in thermal energy there are other energy transfers taking place, describe the other energy transfers। देखें अब ये 3 मार्क्स का, so you should be detailed। फिजिक्स के अंदर यही होता है कि आपको डिटेल्स अपने मेंशन रखनी होती है, ठीक है, यू शुड बी डिटेल्ड। तो अब हम लोग आराम तसल्ली से सुने कहानी सुनेंगे हो क्या रहा है। गाड़ी के अंदर क्या है, पेट्रोल है, राइट, वी नो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल है या डीजल है, व्हाटएवर है तो क्या है, क्रूड ऑयल है, राइट, पेट्रोल है, तो उसके अंदर केमिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पेट्रोल इज यूज्ड, सो केमिकल एनर्जी, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी is decreasing, कार इज गोइंग अपहिल, हमें पता है गाड़ी हमारी ऊपर जा रही है, अपहिल जा रही है, कार इज गोइंग अपहिल, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग, कार इज एक्सेलरेटिंग, अब गाड़ी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेट भी कर रही है, क्यों हो रही है, ड्यू टू इंक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड, मतलब के which means that kinetic energy हमारी also increase हो रही है, which means that kinetic energy is also increasing of our body। तो बेसिकली हो क्या रहा है, हमने एनर्जी कन्वर्जन, अदर एनर्जी ट्रांसफर्स कौन सी टेक प्लेस कर रही हैं। सबसे पहला कि गाड़ी देखें, ये हमारे पास गाड़ी है, इस फिगर को आप लोग देखें, ये हमारे पास गाड़ी है, अब हमें पता है इट इज गोइंग अप हिल, जब ये अप हिल जा रही है तो इस पे एक्सेलरेट हो रही है गाड़ी, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऊपर दूसरी बात ये हिल पे जा रही है तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, दो चीज़ें तो इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन इट इज इसके अंदर आगे जाने के लिए इसके अंदर पेट्रोल यूज हो रहा है, तो पेट्रोल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि आप लोगों की इस वीडियो के अंदर जितने टॉपिक्स की क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी थोड़ी थोड़ी आपकी इन्फॉर्मेशन भी याद हो जाए, क्वेश्चन तक सिर्फ ना रहे, आपका पूरा कोर्स भी रिवाइज हो जाए साथ साथ थोड़ा थोड़ा जितना मैं कर सकता हूँ। आई वांट कि ये आखिरी ये वीडियो जो आप लोग देखेंगे बिफोर एग्जाम, इट शुड बी एज बेनिफिशियल फॉर यू एज इट कैन। अगला क्वेश्चन आगे, एट वन पॉइंट इन द मोशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार इज 90 किलो जूल्स, द मास ऑफ द कार इज 800 किलो जूल्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार। ओके, अब इधर प्लीज गौर से देखना। सबसे पहली चीज ये कि फिजिक्स के अंदर आपको किलो जाउल्स का मतलब पता होना चाहिए। किलो जाउल्स बेसिकली होता है, किलो जाउल्स का मतलब होता है 90,000 जाउल्स, ठीक है, पहली बात तो ये कन्वर्जन है, इस पे 1 मार्क मिल गया। मास हमें पता है हमारी 800 kg है। अब इसके अंदर हम लोगों का सिंपल फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। अब 1/2 मास वेलोसिटी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हमें पता है 1.90,000 है, इज इक्वल्स टू 1/2 मास कितना है 800 इंटू वी का स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट देखिए इसके अंदर आप लोगों को कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, जब कहीं नो इसको कट कट करके आज जिन्होंने मैथ्स किया वो तो करेंगे कोशिश इसी तरह। आप पता है सिंपली क्या करें, आप 90,000 को रखें इस साइड पे, कैलकुलेटर में क्या करें, ये 1/2 800 एज इट इज नीचे रख दें, 1/2 800 एज इट इज, इसको नीचे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको करेंगे तो दिस विल बिकम 225। अब ये क्या बन जाएगा, इसको करेंगे दिस विल बिकम 225। अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपने एज इट इज यहाँ पे आंसर छोड़ दिया तो दिस विल बी ओनली 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स, दिस विल बी ओनली 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स। क्यों, बिकॉज ये है v का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव द स्क्वायर्स, हम लोग दोनों साइड पे अंडर रूट लेंगे, जब अंडर रूट ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमें पता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर जो होता है दैट इज 225, तो उसका अंडर रूट हो जाएगा 15 मीटर्स पर सेकंड। अब इस पॉइंट पे जब हम लोग ने ये लिख लेंगे ना तो दिस विल बी आवर थर्ड मार्क,
हमें 3rd मार्क मिल जाएगा। पहला मार्क हमें किधर मिलेगा, इसकी कन्वर्जन के अंदर और फार्मूला सही लगाने पे। दूसरा मार्क मिलेगा 225 तक शो करने पे एंड 3rd मार्क मिलेगा व्हेन वी विल टेक द अंडर रूट। तो अंडर रूट लेना ये लाजमी ज़रूरी है। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट अजान हो रही है, आई विल कंटिन्यू। ओके जी, नाउ ये क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ पैसेंजर इन एन एयरक्राफ्ट सील्स सम एयर इनसाइड अ प्लास्टिक बैग, एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल्स ऑफ एयर इन द बैग एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग। अब ये एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है, प्रेशर से रिलेटेड। ये बहुत आसान है। आप इसको इमेजिन करें कि एक कंटेनर है और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। अब होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में रैंडम है। ये मॉलिक्यूल जो है ये रैंडम मोशन के अंदर है। अभी जब रैंडम मोशन में जिगजैग मोशन के अंदर है तो ये क्या कर रहे हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं और ये वॉल्स के ऊपर हिट कर रहे हैं, ये वॉल्स पे हिट कर रहे हैं, वॉल्स ऑफ द प्लास्टिक बैग पे ये हिट कर रहे हैं। जब ये वॉल्स ऑफ द प्लास्टिक बैग पे हिट करते हैं, बेसिकली दे एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया का जो फिनोमेना है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, अच्छी तरीके से पैराफ्रेज करके लिख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है कहानी। हम कहते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव moves randomly in bag, they collide with walls of container या with walls of bag, they exert force on walls of bag they exert force on walls of bag during their collision. During collision, force exerted per unit area of the bag is pressure of the air in the bag. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा अच्छी तरीके से पैराफ्रेज करके लिख दिया, वरना आप लोग सिंपल आइडिया आपने सिर्फ एक्सप्लेन करना है कि particles जो हैं they are random in motion and they are colliding with the walls of the plastic bag, hence they exert force on walls of bag during collision. Force exerted per unit area of the bag is pressure of air in the bag. तो बेसिकली हम लोगों ने क्या एक्सप्लेन किया, हम लोगों ने एक्सप्लेन किया that pressure is equal to force over area। ठीक है, इस रिलेशन को एक्सप्लेन करना है। अगला पार्ट है that when the bag is closed, the pressure of the air inside the aircraft is 80 kilopascals and the bag contains 500 centimeter cube of air. When the aircraft is on the ground, the pressure of the air inside the aircraft is 100 kilopascals. Calculate volume of air inside the bag when aircraft is on the ground. This is a very मजे का क्वेश्चन। ये क्या है, ये पूरा क्वेश्चन है रिलेशन पे V1 P1 is equals to V2 P1 उल्टा हो गया, सॉरी, P1 V1 is equals to P2 V2। अब हमें इनसाइड द एयरक्राफ्ट प्रेशर पता है एंड बैग के अंदर प्रेशर पता है। ऑन द ग्राउंड एयर का इनसाइड द एयर क्राफ्ट का प्रेशर पता है और वॉल्यूम हम लोगों ने ढूंढना है। ठीक है, जब ग्राउंड पे है, एयर में पता है, अब ग्राउंड का पता है, चलना है। सो P1 V1 क्या होगा, 80 किलो पास्कल्स। अब आप लोगों की मर्जी है, आई वुड से आप लोग अपने किलो पास्कल्स में ही आंसर दें। ठीक है, तो हम कहेंगे 80 over 500 is equals to 100 times V। तो ये क्या बन जाएगा, 80 into 500 over 100, तो ये बन जाएगा 400 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल सा, वेरी सिंपल, इसमें कोई मुश्किल नहीं बात, इसमें सिर्फ हमने रिलेशन अपना एक्सप्लेन किया। इट इज़ 400 सेंटीमीटर क्यूब। हम इसको ज़रा इधर कर लेते हैं ताकि ज़रा कैलकुलेशन ठीक होगा। ठीक है, अगली चीज़, स्टेट वन assumption that you made in temperature in calculation। सबसे आसान बात क्या है, assumption क्या है, that temperature is constant, temperature of air is constant। अब ये क्या है, ये बेसिकली अगेन थ्रू आउट पे आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज आइडेंटिफाई क्या करें। स्पेसिमेन पेपर में क्यों सॉल्व कराता हूँ, ताकि हम अपने वीक टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ये कौन सा टॉपिक है, प्रेशर है। प्रेशर के साथ हम लोगों ने जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन है, जिसको हम लोग बॉयल्स लॉ कहते हैं,
ये वो है। और फिर हम लोग ने प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है, टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन है। फिजिक्स के अंदर जनरली, साइंस के अंदर जब भी हम दो क्वांटिटीज के रिलेशन को देखते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट सी कहते हैं that the point plotted on graph in figure 3.2 shows the initial pressure and volume of the air inside the bag. Sketch a line to show how the volume of air changes as the pressure increases. अब देखें, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इधर आप लोग ये आज याद करके जाएंगे। ये बात आप लोग याद करके जाएंगे प्लीज। बात क्या है कि जब मैं कहता हूं कि मुझे एक ये दो रिलेशन है किसी भी चीज का, मुझे बताएं इसकी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दो क्वांटिटीज हैं x और y एंड दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मुझे बताएं कि इनका ग्राफ किस तरह बनेगा। जिसने ये सोचा हुआ है ना कि इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आज याद रख लें कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा इस तरह बनता है एंड इट डज नॉट टच द एक्सेस, इस तरह का बनता है। इधर हम लोगों ने क्या शो कराना है, दैट हमें पता है वॉल्यूम जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, अदर वे अराउंड, दोनों तरफ कहें बात, ठीक है। प्रेशर, हमें ये बात पता है। अब उसने कहा है कि आपने ग्राफ बनाना। अब ग्राफ हमने किस तरह बनाना है कि हम लोगों ने सिर्फ ये शो कराना है कि जी 100 पास्कल से ग्राफ को हमने शो कराना है कि 100 पास्कल से ग्राफ मूव करेगा एंड वॉल्यूम हमारी 400 आई थी, तो हम लोगों ने यहाँ से पास कराना है, बस हम लोगों ने ये कराना है। तो होगा क्या, हम लोग ग्राफ किस तरह बनाएंगे, हम इस तरह आएगा, एक स्मूथ कर्व बना के इस तरह आप लोगों ने शो कराना है। आप बेशक पीछे से ले जाएं, और अगेन मैं अभी इस तरह इधर मैं टैबलेट पे कर रहा हूँ, जब आप लोग अपने पेपर में करेंगे तो आप लोगों ने स्मूथ ग्राफ बनाना है, स्मूथ कर्व बनाना है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, आई होप दिस इज क्लियर। Let's move on to question number 4. Question number 4 कहता है state the name of the renewable energy source shown in figure 4.1. अब ये बहुत आसान है, ये हॉट रॉक से है। हॉट रॉक से एनर्जी जो होती है वो जियोथर्मल होती है, जियोथर्मल पावर स्टेशन की होती है। ये अगर आप लोगों को कंफ्यूज है कि ये कहाँ से देखना है, तो आप लोग जाके मेरी वर्क पावर एनर्जी देख लो, उसके अंदर मैंने समझाया है। बेसिकली क्या है, जो एनर्जी फ्रॉम द हॉट रॉक्स होती है ना, हमारे वो हॉट रॉक्स जो होती हैं जो बेसिकली वॉल्केनोज या लावास के करीब होती हैं, वहां से हम लोगों की एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी सोर्स को हम लोग कहते हैं जियोथर्मल, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, 1000 kg of cold water at a temperature of 20 degree is pumped down to the hot rocks. 1000 kg, 20 degrees. The water returns partly as steam and partly as hot water. The steam and hot water are both at temperature of 100 degrees Celsius. Specific heat capacity of water is this much. Calculate the energy needed that heat 1000 kg of water from 20 to 100 degrees. Simple as that. इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है आपने और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to mc delta t या E is equal to mc delta t। M मास होती है, C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और चेंज इन टेम्परेचर। देखिए 100 माइनस 20 डिफरेंस लेंगे, 80 डिग्री चेंज आया। तो क्या करेंगे, मास कितना है हमारे पास 1000 kg, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4200 जाउल्स पर केजी से, जो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 336 एंड 60। आई विल हाईली रिकमेंड आप लोग जाएं ज़ेनोमैटिक्स चैनल, आई नो सबको पता है, इज किंग ज़ेनोमैटिक्स। आप उधर जाएं और उनकी एक वीडियो की कैलकुलेटर हैक्स के नाम से, आई हाईली रिकमेंड आप लोग देखो। उसके अंदर ये जो आंसर है इट विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, और आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम के अंदर कभी भी इस तरह के फॉर्म में आंसर ना लिखा करें। आई हाईली रिकमेंड आंसर हमेशा लिखा करें इसके फॉर्म में 3.36 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 जाउल्स। ये हमारे पास प्रॉपर आंसर है। फिजिक्स में हमेशा इस तरह आंसर लिखना, आई हाईली रिकमेंड, प्लीज इसका ख्याल रखना। एंड अगर आपने एक दफा कर लिए तो कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली करके दे दिया करेगा। अगला क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन व्हाई मोर एनर्जी इज ट्रांसफर। अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वाला पार्ट जरा गौर से सुने। Explain why more energy is transferred when 1 kg of steam cools to 20 degree than when 1 kg of hot water cools to 20 degree. You should include a reference to arrangement of particles in liquids and gases in your answer. ठीक है, अब देखें होता क्या, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा समझाता हूँ। स्टीम है, स्टीम जब टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो स्टीम क्या होती है, इट इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। मतलब कि जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसका ये मतलब क्या है, लेटेंट हीट जो है वो गिवन आउट है, लेटेंट हीट इज गिवन आउट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है वो क्या होते हैं,
अब उनके अरेंजमेंट हम थोड़ी सी बताते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हैं, वो आपस में करीब करीब आ जाएंगे। क्यों आ जाते हैं करीब करीब? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो अब काइनेटिक एनर्जी अपनी डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे टेंड टू सेटल डाउन, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन जब हम लोग लिक्विड्स की बात करते हैं, अब हॉट वाटर की जब हम बात करते हैं, तो उसके अंदर फर्क क्या है कि सिर्फ हमारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, लेकिन स्टीम के अंदर लेटेंट हीट गिवन आउट होती है। लेटेंट हीट गिवन आउट होती है, ये पॉइंट याद रख लें, ये पॉइंट याद रख लें कि स्टीम जब होता है, जब भी चेंज ऑफ स्टेट्स होते हैं, तब लेटेंट हीट की हम लोग रेफरेंस देते हैं। ठीक है, अब इस पूरे आंसर को अच्छी तरीके से पैराफ्रेज में करने लगा हूं, और इस आंसर को याद रखना, और ये बात आप लोगों को याद होनी जरूरी है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसकी चांस है कि आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। सो व्हेन स्टीम टेम्परेचर decreases to 20 डिग्री सेल्सियस, स्टीम क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, मतलब कि latent heat is given out, so latent heat is given out जब गिवन आउट हो जाता है तो क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो आपस में करीब करीब हो जा रहे हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर और वाटर कम्स क्लोज और वाटर कम्स क्लोजर कम्स टुगेदर, और जब कम्स टुगेदर होते हैं तो क्या हो रहा है, बेसिकली दे आर ट्राइंग टू सेटल इन, तो मतलब दे आर ट्राइंग टू सेटल इन मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, intermolecular bonds are formed, जिसकी वजह से हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। वेयर एज इन लिक्विड ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। बेसिकली कहानी ये पूरी समझाने की ये है कि जब लेटेंट हीट की वजह से ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर टेक प्लेस हो रही है, बस ये सिर्फ डिफरेंस है। इसको आपने जिस तरह पैराफ्रेज करना है, बेसिक आइडिया क्या है, लेटेंट हीट को मेंशन करना है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज को मेंशन करना है, और पोटेंशियल एनर्जी को करने ये इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड जो है ना, ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, अगेन इट इज अ वेरी गुड पॉइंट, लेकिन अगर आपको नहीं भी समझ आ रही है पॉइंट तो काम चल जाएगा। ठीक है, अगला पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम पहुंच गए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, फिगर, अब ये लाइट का क्वेश्चन आ गया, देखिए आप लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अब ये लाइट का क्वेश्चन है, लाइट का क्वेश्चन आ गया। ओके, कहता है फिगर 5.1 shows light in air incident on the side of a rectangular glass block at an angle of 60 degrees. The refractive index of glass is 1.6. The light travels in the glass and is incident on side XY at P. Underline all the terms that describes a wave of light. तो क्या है, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए बात, they are always electromagnetic in nature and they are transverse in nature। ठीक है, अगली बात आ गई, at the point where the light enters the glass, ये वाला where the light enters the glass, the angle of refraction is r, ये वाला एंगल जो हम लोगों ने ढूंढना है, कैलकुलेट एंगल r। अब इसके लिए क्या करेंगे, refractive index given, so we'll just simply apply the formula, n refractive index होती है n, so n is equals to sin I over sin r, तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है, ये है 1.4 is equals to sin 60 over sin r, तो ये क्या बन जाएगा, sin r is equals to 1.4 sin 60, और इसका जो आंसर आएगा r is equals to sin इनवर्स ऑफ 1.4 sin 60, वो, और ये आंसर जो होगा ये डेसिमल की फॉर्म में होगा, कुछ 0 पॉइंट समथिंग लिखा होगा। ठीक है, तो ये कर लें, इसको हम लोग ने सीधा कैलकुलेटर में पुट कर देंगे, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा 32.8। कन्वर्ट करना जरूरी है, कन्वर्ट कर लेना टू द नियरेस्ट, एंड ये 33 बन जाएगा। ठीक है, सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अगली बात, अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल सी फॉर द लाइट ट्रैवलिंग इन द ब्लॉक। इन सब के फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है कि n इज इक्वल टू 1 sin c,
n इज इक्वल टू 1 साइन c। n कितना है हमारे पास 1.6, तो साइन c किसके इक्वल हो जाएगा, साइन c हमारे पास 1 ओवर n के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर साइन 1.6, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c की खाली वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स ऑफ 1 ओवर साइन 6 का जो आंसर होगा, 1 ओवर 1.6 का जो आंसर होगा, सॉरी 1 ओवर 1.6 का जो आंसर होगा उसका हम लोग ने साइन इनवर्स ले लेंगे, तो c जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगा 38.7, और इसको कन्वर्ट कर देना तो ये 39 बन जाएगा। 39 सिंपल एज दैट, सिर्फ फार्मूला को अप्लाई करना है। अब ये पॉइंट जरूरी है। अगला पार्ट, एट p द एंगल थीटा बिटवीन द रे एंड द नॉर्मल इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस r, स्टेट एंड एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द लाइट व्हेन द लाइट when it is incident on side xy। अब ये बात जरा गौर से सुनने वाली है, जरा देखिए इधर। कहते हैं कि थीटा है 90 माइनस आर, थीटा है हमारे पास 90 माइनस आर, मतलब कि 90 माइनस 33 कितना आ गया 57। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर आ गया, तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल टेक प्लेस। बात याद रखने वाली है क्या है, अब हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो थीटा है, जो थीटा है हमारे पास, इट इज मोर देन क्रिटिकल एंगल, in the dense medium so the process of total energy total internal reflection takes place ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं, इसको हम इधर रख लेते हैं। ठीक है, कि ये कहानी जो हम लोग ने इधर एक्सप्लेन कर दिया, एंड हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे ज़रा सा, कि हम अच्छी तरीके से ज़रा अच्छा लगे ना पेपर से। ओके, डन विद दिस, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये तो बहुत आसान था, इसमें सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना था, और सिर्फ ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन बात याद रखने की क्या है, टेंशन मीडियम के अंदर जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। अगर आप लोगों ने अपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट पक्के किए हुए हैं तो फिर पास्ट पेपर्स करना कोई मुश्किल नहीं है। जो जो मुश्किल चीज़ें मैं आप लोगों को साथ साथ करवा रहा हूँ, और मैं साथ साथ रिवाइज भी जितना कोशिश कर रहा हूँ, जो जो मुझे पॉइंट्स सही लग रहे हैं मैं आप लोगों को साथ साथ समझा भी रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस वीडियो में बेनिफिट हो सके मैक्सिमम। अगला है, a 4.5 volts battery is connected in a circuit with an ammeter, a light dependent resistor and a 1800 ohms fixed resistor. Figure 6.1 is a circuit diagram. The light incident on the LDR causes its resistance to be 9000 ohms. Calculate the total resistance of the circuit. Total resistance of the circuit. Very simple. हम क्या कहेंगे, 1 over resistance total is equals to 1 over R1 plus 1 over R2। यही फॉर्मूला है, सब लोगों को आता है ये बात, आई डोंट थिंक सो इसमें कोई मसला है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे जी 1 over R total is equals to 1 over 1800 plus 1 over 9000, तो क्या बन जाएगा 1 over RT is equals to 1 over 1500। अब हम क्या करेंगे, विल क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो RT का आंसर हमारे पास 1500 ओम्स आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 1500 ओम्स। अगला है द रीडिंग ऑन द एमीटर, मतलब कि हमने करंट निकालना है, करंट किस तरह निकालेंगे। अब आई हम लोग ने किस तरह निकालना है, हम कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ओवर रेजिस्टेंस, जो है ये हमें आंसर दे देगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितनी है 4.5 वोल्ट्स, एंड रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 1500 ओम्स, डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.003 एम्पियर्स, 0.003 एम्पियर्स। ठीक है, सिंपल एज दैट, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, तो आई थिंक बहुत आसान ही मार्क्स है। अगला आ गया
A very bright lamp is switched on and the intensity of the light incident on the LDR increases. State and explain what happens to the current in the LDR. What happens to the current in the LDR? अब होता क्या, करंट इंक्रीज हो जाएगा. करंट जो है हमारे पास I विल इंक्रीज. इसकी रीजनिंग क्या है, देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये हमारे पास LDR है, राइट. ये हमारे पास LDR है, ये नीचे आ रहा है जी, इसने ये नीचे आ रहा है. अब ये क्या होता है, LDR जो होता है, जितनी लाइट इंटेंसिटी हमारी ज्यादा हो रही होती है उतनी रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाती है, उतनी रेजिस्टेंस हमारी कम हो जाती है. जब इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज होती है रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है. रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द अपोज ऑफ करंट. वो रेजिस्टेंस अपोज करती है करंट को. रेजिस्टेंस वो काम करती है जो वर्क डन में फ्रिक्शन काम करती है. इट अपोजेस करंट. तो होता क्या है, इट अपोजेस करंट इन आवर इलेक्ट्रिसिटी. अब जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी तो करंट फ्लो ज्यादा हो जाएगा. सिमिलरली जब लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, अगर लाइट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेट्स सपोज हमारा रूम में कंप्लीट डार्क हो गया, तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम में पहुंच जाएगी, करंट बिल्कुल कम, नियरली नेग्लिजिबल हो जाता है. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिकली बात क्या, इनवर्स रिलेशन है, इसको समझना है. तो हम क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या है, एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट increases, resistance decreases, so current increases. State and explain what happens to the current in the 1800 resistor. अब ये इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है समझना, लेकिन ये वैसे बहुत आसान है कि इसका करंट हमारा चेंज ही नहीं होता. इस पॉइंट पे हमारा करंट चेंज ही नहीं होता. क्यों नहीं होता, देयर इज नो चेंज, नो चेंज. क्यों, क्योंकि ये है फिक्स्ड रेजिस्टर. ये क्या है, ऊपर हम लोग ने क्या पढ़ा है, इट इज अ फिक्स्ड रेजिस्टर. और फिक्स्ड रेजिस्टर की resistance and voltage drop of fixed resistor constant होता है. So resistance and voltage drop of fixed resistor remains constant. Of fixed resistor remains constant. ठीक है. So I hope it is clear. ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था. अभी ये स्पेसिमेन पेपर में, सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट इज वेरी इजी. इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है. अगला अगर क्वेश्चन नंबर 7 देखें, जब मैं कहता हूं कि इस बार देयर आर नो चॉइसेस गिवन, 10 मार्क्स के पूरा पेपर में कोई चॉइस गिवन नहीं है, सारा कंपलसरी हो गया है. सो इट इज एक्सपेक्टेड कि थोड़ा सा हाथ होला रखेंगे, थोड़ा सा एग्जाम देखिए. जिस तरह की काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है अगर आप लोगों ने अपने नोट्स अच्छी तरीके से रिवाइज किए हैं. क्वेश्चन 7 कहता है, figure shows a horizontal current carrying wire PQ in the gap between the poles of a permanent magnet. There is a magnetic field in the gap between the north and south pole. The current in PQ is from left to right. Describe the effect of the magnetic field on PQ. तो सिंपल है, जो PQ है, PQ जो है is a current carrying conductor, is a current carrying conductor placed perpendicular to the magnetic field. अब इधर तक तो आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं, मैंने सिर्फ आप लोगों को जो लिखा हुआ है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि जो PQ इट इज अ करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर. इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, ये देख सकते हैं परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल बना रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. अब हो क्या रहा है, सो बाय यूजिंग, अब हम क्या कहेंगे, अब हम क्या कहेंगे, ये वाला पॉइंट जो है ये हम लोग ये लिखना है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि मेरे पास जगह नहीं थी, ये आप लोगों ने लिखना है. और इधर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल we can say PQ will move out of the page. अब मेरे पास क्या कहते हैं, अगर ये फिजिकल क्लास होती तो आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड कि आउट ऑफ द पेज ये किस तरह हुआ है. बेसिकली बात क्या याद रखने वाली है कि इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड रूल होता है जिसमें अंदर क्या कहते हैं, यार मैं आप लोगों को आई होप कैमरा से दिखा सकता हूँ, लेकिन आप सब लोगों को पता है लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाती हैं. अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमें पता होता है आउट ऑफ द पेज है या इन ऑफ द पेज है, ये क्या सारा सीन है, ये उस तरह होता है. अगेन if I was in a physical class या मेरे पास अभी कैमरा होता which I do not have unfortunately, so I would have explained it much better. Anyways, अगला क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट. ये सारा कुछ लिखना चाहिए, प्लीज याद रखना, ये सारा कुछ लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है इधर, ये सारा मेंशन है, ये भी इसी का पार्ट है. ठीक है, अगले स्टेट द इफेक्ट ऑन PQ ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द गैप. ये भी बहुत आसान है कि PQ क्या होगा, PQ विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स,
या larger force will experience a larger force and it will move out of the page, मतलब जो इसकी effect है वो हमने बताना है, and it will move out of the page at a faster rate. अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आप लोगों को से लेट्स सपोज पहला वाला पार्ट नहीं समझ आया, आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं किया, आप लोग इसके अंदर सिर्फ ये भी लिख लेंगे ना, इट विल एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स, ये लिखने की जरूरत भी नहीं, आउट ऑफ पेज एट अ फास्टर रेट, सिर्फ आप एक्सपीरियंस अ लार्ज फोर्स में करते हो, यू वुड हैव गेटन द मार्क, 1 मार्क है। बेसिकली क्या करना कोशिश होता है एग्जाम में कि ट्राई टू गेट, जो मुश्किल सवाल भी होते हैं ना उससे ट्राई टू गेट कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ मार्क्स ऑब्टेन करने के जाएं, कभी खाली पेज ना छोड़ा करें प्लीज। अगला पार्ट आ गया, it is figure shows a part of a torch. The torch does not contain a battery. The torch is shaken and this causes the magnet to move backwards and forwards through the coil. Explain why an electromotive force is induced across the coil when the magnet moves. इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है। हो क्या रहा है कि when magnet moves, अच्छा मैं पहले समझा देता हूँ हो क्या रहा है। देखिए मैग्नेट को ने जब मूव किया, देखिए उसने क्या कहा, इट कॉजेज द मैग्नेट टू मूव, टॉर्च को शेक किया, मैग्नेट मूव हुआ। जब मैग्नेट मूव हुआ हमारा, मैग्नेट मूव हुआ तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुई। जब मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुई, जब चेंज हुई तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी ऑन द कॉइल, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड ऑन द कॉइल। तो हम इधर ये पूरी कहानी लिख देते हैं। व्हेन मैग्नेट मूव्स, when magnet moves relative to coil, magnet flux या magnet field कुछ भी लिख लें, magnet flux passing through coil changes. Due to this change EMF is induced ठीक है। स्टेट वन वे टू इंक्रीज द EMF इंक्रीज्ड। अब हम लोग किस तरह कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके, हम लोग अपनी जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मूव द मैग्नेट फास्टर। इफ वी मूव द मैग्नेट फास्टर, तो हमारे पास मूव द मैग्नेट फास्टर, क्या हम लोग इंक्रीज द टर्न्स ऑफ द कॉइल। एक लिखना है आप, एक ही लिखना प्लीज, एंड व्हाटएवर आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगे कर लें। अगला, as the magnet moves into the coil, the induced EMF produces a current in the coil. Explain how this opposes the motion of the magnet. अब ये बात जरा इंपॉर्टेंट जरा सुने। होता क्या है, due to induced current, magnetic field is created in the coil. The polarity of the magnet induced in the coil always opposes the motion of permanent magnet. मतलब ये कि अगर नॉर्थ पोल ऑफ परमानेंट मैग्नेट अप्रोच करेगा राइट साइड ऑफ द कॉइल, द राइट साइड ऑफ द कॉइल विल बिकम नॉर्थ टू अपोज द अप्रोचिंग परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। बेसिकली क्या बात होनी चाहिए, अपोज क्यों करते हैं मोशन ऑफ मैग्नेट, कि जब करंट इंड्यूस होता है ना हमारे पास, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है कॉइल, और पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इंड्यूस इन द कॉइल हमेशा अपोज करता है द मोशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये बात हमें पता है। तो बात ये हुई कि फॉर एग्जांपल इफ नॉर्थ ऑफ द परमानेंट मैग्नेट अप्रोच द राइट साइड ऑफ द कॉइल, द राइट साइड ऑफ द कॉइल विल बिकम नॉर्थ टू अपोज द अप्रोचिंग परमानेंट मैग्नेट। तो ये पूरी कहानी है, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड is created in the coil, the polarity of the magnet induced in the coil always opposes the motion of permanent magnet by approaching the permanent magnet with the same polarity.
मतलब पूरी कहानी का ये है कि जब इंड्यूस्ड करंट होता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है इन द कॉइल। पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट इंड्यूस्ड इन द कॉइल हमेशा ओपोज करता है मोशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट। किस ना? बाय अप्रोचिंग द परमानेंट मैग्नेट विद सेम पोलैरिटी। मतलब ये कि अगर मैं नॉर्थ पे, मतलब ये अगर मैं नॉर्थ ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये नॉर्थ ऑफ परमानेंट मैग्नेट मेरा अप्रोच कर रहा है राइट साइड पे, राइट साइड ऑफ द कॉइल, राइट साइड ऑफ कॉइल को नॉर्थ नॉर्थ अप्रोच करे तो करेगा क्या? कॉइल जो है, कॉइल जो है राइट साइड ऑफ द कॉइल जो है वो भी नॉर्थ बन जाएगा एंड वो क्या करेगा? वो अपोज कर देगा, अप्रोचिंग मैग्नेट को अपोज कर देगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। ये पूरी इसमें स्टोरी है। दिस इज 8 मार्क्स मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है एंड इट इज प्रीटी इजी आई वुड से। इसमें काफी कॉन्सेप्ट टेस्ट हो रहे हैं। सो अगला आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है Figure 8.1 shows a circuit containing a 230 volts AC supply connected to a television and two lamps. In normal operation, both switches are closed. The power supplied to each lamp is 40 watts and the power supplied to the television is 120 watts. Total number of kilowatt hours of energy supplied to circuit in 1 hour हम लोगों ने ढूंढने। तो हम क्या करेंगे? हम कहते हैं टोटल पावर पहले ढूंढते हैं ना। देखिए पहले तो हम लोग टोटल पावर ढूंढते हैं। टोटल पावर हम लोग ने ढूंढी तो टोटल पावर कितनी आ जाएगी? 120, 40 एंड 40। सो 120 प्लस 80, 200 वाट्स पावर आ गई टोटल। उसके बाद हमने क्या करना है? उसके बाद हमने क्या करना है? एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे। एनर्जी इज इक्वल्स टू पी टाइम्स टी, मतलब कि 200 ओवर 1000। 1000 में क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि किलो वाट्स है, इंटू 1 आवर। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2 किलो वाट्स, 0.2 किलो वाट्स पर आवर। अगला करंट इन ईच लैंप। आसान तरीन क्वेश्चन है। इसमें हम क्या लगाएंगे? P इज इक्वल्स टू आई वी। सो I इज इक्वल्स टू पी वी हो जाएगा। I इज इक्वल्स टू पी ओवर वी हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? 40 ओवर 230 वोल्ट्स AC सप्लाई है। तो करंट कितना आ जाएगा? 0.17 एम्पियर्स। अगला पार्ट है, अगला पार्ट जरा देख लेते हैं। अगला पार्ट जरा देख लेते हैं। अगला पार्ट कहता है एक्सप्लेन वेदर स्विचेस आर प्लेस्ड इन द लाइव वायर एंड नॉट इन न्यूट्रल वायर। देखिए ये सबसे आसान क्वेश्चन है। होता क्या है? जब जब लाइव वायर में हम लोग प्लेस करते हैं और स्विच को हम लोग ओपन कर देते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्विच को ओपन कर देते हैं तो अप्लायंस जो होती है वो आइसोलेट हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम द हाई वोल्टेज करंट। लेकिन अगर न्यूट्रल वायर में हो तो जब हम लोग स्विच को ओपन करेंगे तो अप्लायंस तो स्टॉप, अप्लायंस तो मतलब काम करना रुक जाएगी, लेकिन जो हाई वोल्टेज करंट है वो उसको फिर भी सप्लाई हो रहा होगा, हाई वोल्टेज सप्लाई हो रहा होगा। बेसिकली क्या फर्क है कि न्यूट्रल वायर आइसोलेट नहीं करती, वेयरएज लाइव वायर आइसोलेट कर देती है। सो हम क्या कहेंगे? स्विचेस आर प्लेस्ड इन लाइव वायर व्हेन स्विच इज ओपनड। स्विच इज ओपन का मतलब ये कि उसकी पाथ कंप्लीट नहीं किया ना, स्विच को ओपन कर दिया, इसका ये मतलब है। ठीक है, व्हेन स्विच इज ओपनड द appliance is isolated from high voltage current if neutral wire is used, if neutral wire is used opening the switch will turn off, will allow, मैं ज़रा perfect words नहीं ढूंढ पा रहा, sorry, will allow the appliance to work, will allow appliance to stop. However, it remains connected to high voltage current. बेसिकली इस पूरी कहानी का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, मुझे दरअसल मैं चाह रहा था कि अच्छी तरीके से मैं पैराफ्रेज कर सकूं।
अगेन आप लोग उससे बेहतर भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पूरा मैं सिर्फ दे सकता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब स्विच लाइव वायर के अंदर प्लेस होता है और स्विच को हमने ओपन कर दिया तो अप्लायंस क्या हो जाती है, आइसोलेट हो जाती है फ्रॉम हाई वोल्टेज करंट। लेकिन जब अगर हम लोग ने सेम स्विच को न्यूट्रल वायर के अंदर इंस्टॉल किया तो ओपनिंग द स्विच will allow the appliance to stop, however it remains connected to high voltage current, so there is always a threat. अगला स्टेट वन एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द टू लैंप्स इन पैरेलल इन द सर्किट। इसका फायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास एक लैंप ऑफ भी हो जाए तो अदर विल स्टिल वर्क, इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर विल स्टिल वर्क, इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर विल स्टिल वर्क। अब इसके अंदर पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है कि क्यों, सिर्फ एक मार्क है, इफ वन स्टॉप्स वर्किंग अदर विल स्टिल वर्क, या एक फ्यूज हो जाए तो अगली फिर चलेगी, कुछ भी आप लिख सकते हैं, विल वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन हमारे पास रह गए। ये 9 है न्यूक्लियर फिजिक्स का। अब ये जरा सुन लें, आसान सा है। फिगर 9.1 शोज द मेन पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर दे दिया, इसमें कूलेंट है, कंट्रोल रॉड है, मॉडरेटर है, फ्यूल रॉड है, सारी चीजें। कहता है फ्यूल रॉड कंटेन्स यूरेनियम व्हिच कैन अंडरगो न्यूक्लियर फिजन। Describe the process of nuclear fission that occurs in the fuel rod. Your description should include role of neutron in the process. देखिए, न्यूक्लियर फिजन सबसे आसान चीज होती है। होता क्या है कि जब हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस बोम्बार्ड होता है या कोलाइड करता है विद न्यूट्रॉन, तो वो स्प्लिट हो जाता है इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाइज, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाइज कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान हमारे ना काफी कितने, हाँ, तकरीबन 3 न्यूट्रॉन्स जो है ना दे आर गिवन आउट, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इस प्रोसेस में निकली जाती है। और ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं ना, ये जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है, इट इज अ कंटिन्यूइंग चेन, इट इज अ लॉन्ग चेन, तभी ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पूरी कहानी को हम लोग लिख देते हैं दैट व्हेन न्यूट्रॉन्स आर bombarded या bombarded on uranium atoms. When a neutron hits uranium nucleus, uranium splits into two small daughter nuclei. During this reaction, 3 neutrons are produced. 3 neutrons are given out, which lets the process continue. Large amount of energy is also released. तो बेसिकली इन शॉर्ट, इन समरी, न्यूक्लियर फिजन क्या होती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस क्या होती हैं, जब एक बड़ा न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाइज, जिसके दौरान न्यूट्रॉन्स गिवन आउट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट होती है। सिमिलरली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होती है, फ्यूजन रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है जब स्मॉल न्यूक्लियस कम टुगेदर टू जॉइन टू बिकम वन बिग न्यूक्लियस। और ये होती है हाई टेम्परेचर के अंदर, ये होती है यूजुअली सन के अंदर, जो सन है ना उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी रिवाइज भी हो जाए, जितना आप लोगों ने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा, ताकि आप लोगों को थोड़ा रिवाइज हो जाए। जितना मैं चाहता हूँ जितना आप लोग इस वीडियो से बेनिफिट कर सके कर ले, मैंने काफ़ी दफ़े मेंशन कर चुका हूँ। बहुत अगली बात है, अगला पार्ट है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस एज अ कंट्रोल रॉड इज मूव्ड आउट ऑफ द रिएक्टर कोर। Explain what happens as a control rod is moved out of the reactor core. मतलब कि होता क्या है, जब rods are removed, when rods are removed from control rods, होता क्या, देखो मैं आपको पहले समझा दूं ना। रॉड जब रिमूव होती है ना कंट्रोल रॉड से, तो उसका मतलब क्या होता है कि मोर न्यूट्रॉन्स, मतलब कि न्यूट्रॉन्स के लिए काफी और जगह हो जाती है। मोर न्यूट्रॉन्स आर एबल टू स्प्लिट यूरेनियम एटम्स, मोर फिजन टेक्स प्लेस, मोर एनर्जी इज गिवन आउट। ये बेसिकली कंट्रोल रॉड्स का, एज द वर्ड सेज, इट कीप्स द रिएक्शन इन अ कंट्रोल। अगर इसको निकाल दिया जाए तो
ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कोलाइड विद द यूरेनियम न्यूक्लियस, मतलब कि कॉन्सिक्वेंटली ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाइज, मतलब ज़्यादा डॉटर न्यूक्लियाइज बनेंगी, ज़्यादा न्यूट्रॉन्स गिवन आउट होंगे, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो हम ये पूरी कहानी ये लिखना है दैट व्हेन रॉड्स आर रिमूव्ड, more neutrons are able more neutrons are able to collide, to split uranium atoms, more fission takes place, more energy is released. ठीक है, अगली पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर सी। द न्यूक्लियर रिएक्टर रिलीजेस एनर्जी एट अ स्टेडी रेट बाय रेफरिंग टू न्यूट्रॉन्स, डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग टू अचीव द स्टेडी रेट। अच्छा, इसके लिए मैं थोड़ी सी कुछ चीज मुझे एक्सप्लेन करनी है, जरा इधर गौर से देखें। होता क्या है ना कि फिजन रिएक्शन जब होती है तो हमारे पास 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, राइट, 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं। अब एक सेफ मैनर में, एक स्टेडी रेट में हम लोगों को अचीव करने के लिए हम पता क्या करते हैं कि तीन में से ना ओनली वन को, तीन में से ओनली वन हैज दी ओनली वन क्या कहते हैं, ओनली वन ऑफ द न्यूट्रॉन हैज दी कैपेबिलिटी और इट इज अलाउड टू हिट एटम ऑफ यूरेनियम। बाकी जो 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कंट्रोल रॉड्स ने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो होता कि ओनली वन जो है वो फर्दर कोलाइड करता है और वो स्प्लिट करता है डॉटर न्यूक्लियाइज में, स्प्लिट करते हैं डॉटर न्यूक्लियाइज में। बाकी जो रिमेनिंग 2 होते हैं उसको क्या करता है, कंट्रोल रॉड जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों? ताकि एक सेफ मैनर में, ताकि एक सेफ मैनर के अंदर फर्स्टली, सेकेंडली हमारे पास रिएक्शन ज्यादा अनसेफ ना हो जाए। एक तो सेफ मैनर्स के ऊपर से एक इतना एक ऐसा रिएक्शन हो जो आप कंट्रोल भी कर सकते हो, आपके हाथ से ना निकल जाए, आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तभी हम लोग ये काम करते हैं। काम क्या करते हैं ये अभी हम लोग लिख लेते हैं कि only one of the three neutrons only one of the three neutrons produced are allowed only one of the three neutrons produced are allowed to further collide, to hit and split further hit and split uranium. Remaining two are absorbed by control rods. ठीक है, अगला काम आ गया, अगला क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब मॉडरेटर क्या होता है, देखिए ये जो मॉडरेटर है ना, अंदर ये जो मॉडरेटर है ये क्या होता है। अब देखिए मॉडरेटर क्या होता है, इट इज अ मटेरियल, एक मटेरियल होता है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। वो क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। किस तरह स्लो डाउन करता है, बाय स्लोइंग द न्यूट्रॉन्स डाउन। मतलब कि उसकी बेसिकली होता क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, एक न्यूट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कि वो हिट करे यूरेनियम को और स्प्लिट करे यूरेनियम को, उसकी प्रोबेबिलिटी को मॉडरेटर क्या करता है, कम कर देता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन फॉर इट टू हिट एंड स्प्लिट द यूरेनियम, उसको कम कर देता है। ये क्यों करता है, ताकि हम लोग एक चेन रिएक्शन को मेंटेन कर सके, मेंटेनिंग द चेन रिएक्शन। ताकि ये, क्योंकि देखें ये चेन रिएक्शन क्यों होती है, बिकॉज ये जो न्यूट्रॉन्स है ना ये प्रोड्यूस होते रहते हैं और एक चेन रिएक्शन बनती रहती है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन टू हिट एंड स्प्लिट द यूरेनियम एटम उसको कम कर देता है, उसको ये कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, ताकि हम लोग एक स्टेबल अमाउंट में, एक सेफ अमाउंट में अपनी चेन रिएक्शन को संभाल सके। तो हम क्या कहेंगे, अ मॉडरेटर इज अ मटेरियल used to slow down the neutrons produced from fission reactions, from fission, by slowing the neutrons down the probability of nucleus atom
of nucleus of neutrons, probability of a neutron interacting, a probability of a neutron interacting with uranium is greatly increased maintaining chain reaction. एक मिनट, सॉरी, मैंने अदर वे अराउंड तो नहीं बोल दिया, आई थिंक मैंने अदर वे अराउंड बोल दिया, आई एम सॉरी। बेसिकली वो स्लो डाउन करता है ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रॉन इंटरैक्टिंग विथ हमारे इंटरैक्टिंग विथ यूरेनियम ग्रेटली इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि ओनली वन ऑफ द न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस आर अलाउड टू फर्दर हिट एंड स्प्लिट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग को ग्रेटली इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि पहले ही हम लोग उसको अचीव करने के लिए ओनली वन ऑफ द थ्री न्यूट्रॉन्स को हम लोग अलाउ करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किस तरह करता है? स्लो डाउन इस तरह करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन इंटरैक्टिंग विद यूरेनियम इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि बाकी जो है उसको हम लोग एब्जॉर्ब करवा देते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग को इंक्रीज कराना पड़ता है। सॉरी इफ आई सेड अदर वे अराउंड एंड इफ यू गॉट कंफ्यूज्ड, आई एम वेरी सॉरी। गलती से फ्लो में निकल गया, आई एम सॉरी। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास लास्ट चीज़ है स्पेस फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इट्स अबाउट स्पेस फिजिक्स। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा स्पेस फिजिक्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एंड फिर हम लोग अभी पहला क्वेश्चन क्या है? द सन इज अ स्टार इन अ स्टेबल पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। यूजिंग आइडियाज अबाउट फोर्सेस एक्सप्लेन हाउ द सन रिमेन्स स्टेबल इन द पार्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। पार्ट बी, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द स्टार्स ऑफ सिमिलर मास टू द सन एट द एंड ऑफ अ स्टेबल पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब देखें, इधर जरा मेरी पहले गौर से बात सुने, होता क्या। पहले ये दो को मैंने एक्सप्लेन करने, फिर आप लोग जरा आराम से सुने जरा होता क्या। देखिए, ये हमारे पास सन है, सन हमारे पास एक स्टार है, ठीक है, सन हमारा एक स्टार है। अब सन हमारे पास बैलेंस कब रहता है? सन हमारे पास कब, अच्छा पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ होता क्या। सन के अंदर ना एक इनवर्ट फोर्स होती है जो होती है ऑफ ग्रेविटी, और एक आउटवर्ड फोर्स होती है, एक इनवर्ट फोर्स होती है ऑफ ग्रेविटी, और एक आउटवर्ड फोर्स होती है इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्स होती है। आउटवर्ड फोर्स किसकी होती है? थर्मल थर्मल प्रेशर की होती है, क्योंकि वो एक्सपैंड करना चाह रहा होता है सन के अंदर न्यूक्लियर। अच्छा, सन के अंदर हो क्या रहा होता है? स्टार्स के अंदर होती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस हो रही होती हैं। तो जो आउटवर्ड फोर्स होती है वो क्या होती है? ए वांट टू एक्सपैंड। जाहिर सी बात है, इतना हीट है, अपने अंदर इतनी हीट है, तो वो एक्सपैंड होना चाह रही है, लेकिन ग्रेविटी जो है उसको बैलेंस आउट कर रही है। तो एक स्टार तब तक स्टेबल रहता है जब तक इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होती हैं। लेकिन अगर इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्सेस आपस में बैलेंस नहीं रही तो तब क्या होता है? तब ये कहानी है पूरी। होता क्या है हमारे स्टार के साथ कि होता क्या है कि उसकी जो, अब स्टार के अंदर क्या होता है? स्टार के अंदर होता है हाइड्रोजन। तो जो हमारा हाइड्रोजन होता है ना, वो कम हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो इवेंचुअली एग्जॉस्ट हो जाता है, अंदर हाइड्रोजन एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब कि जो हमारी इनवर्ट फोर्स है वो कम हो जाती है, और आउटवर्ड फोर्स तो हमारे पास जाहिर सी बात है ज्यादा ही है। तो इनवर्ट फोर्स कम, बेसिकली जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो रिएक्शन है वो आउटवर्ड प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाती। तो क्या होता है, जो हमारे पास सन होता है वो कोलैप्स कर जाता है, जो स्टार है हमारे पास कोलैप्स कर जाता है। स्टार क्या हो जाता है? कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी से ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से हमारा जो स्टार है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये है कि वो फर्दर हॉट हो जाता है, फर्दर हॉट हो जाता है। मतलब ये कि हमारा अब क्या होगा, अब होगा क्या कि हमारे पास ना फास्ट बर्न अप ऑफ द रिमेनिंग हाइड्रोजन। अब देखिए, हाइड्रोजन कंप्लीटली एग्जॉस्ट नहीं होता, क्योंकि देखिए सन है, इसके अंदर ये कोर होता है इसका, और ये बायर जो होता है ना, बायर, इसको हम लोग कहते हैं एनवेलप। तो एनवेलप के अंदर तो हमारे पास अभी भी हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो पहले कोर जो है ना हमारे पास, पहला वाला जो कोर होता है वो पहले एग्जॉस्ट होकर कोर कोलैप्स हो जाता है। तो जो एनवेलप के अंदर हाइड्रोजन होता है उसकी भी फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और होता क्या है, एक ह्यूज एक्सपेंशन होती है, एंड सब्सिक्वेंटली हमारे पास कूलिंग होती है सरफेस गैसेस की, और बेसिकली हमारा जो स्टार होता है वो रेड जाइंट बन जाता है। स्टार क्या बन जाता है? रेड जाइंट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हमारा कोर ना इतना हीटअप हो जाता है कि जो हीलियम है ना, हमें पता है ना, हीलियम होता है, हाइड्रोजन से हीलियम बनता है। तो हीलियम की भी फ्यूजन रिएक्शंस ना टेक प्लेस होना शुरू हो जाती है, और हीलियम
कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और हमारा स्टार पहले व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होता है और फिर ये ब्लैक ड्वार्फ में इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाता है। आई नो अभी समझ नहीं आई, कुछ कुछ भी समझ नहीं, मैं ऐसे लग रहा है कि मैं पता नहीं आई एम स्पीकिंग एन एआई लैंग्वेज और समथिंग, ठीक है। बट आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को नीचे यूट्यूब चैनल की लिंक्स दे दूंगा जिधर आप आराम से मजे से एनिमेशन के साथ ये समझ सकते हैं। अब मैं आपको नीचे एक ग्राफ से समझाता हूँ थोड़ा सा, और ये पार्ट ए और पार्ट बी का आंसर भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए इधर क्या हो रहा है, देखें ये आप जरा इधर गौर से देखें, ये हमारे पास होती हैं सन लाइक स्टार्स। अब ये देखिए ये हमारे पास बेसिकली प्रोटो स्टार्स होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्टार होता है। ये सारी चीजें आप लोग ना जब आप पूरी स्पेस फिजिक्स पढ़ेंगे आपको पता है कि प्रोटो स्टार्स किस तरह फॉर्म होते हैं। बेसिकली प्रोटो स्टार्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स होते हैं। अब हम लोग ने फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स नहीं, हमारा क्वेश्चन पूछ रहे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार स्टेबल कब होते हैं और इवेंचुअली क्या हाल हो जाता है। अब ये सन लाइक स्टार है, ये स्टेबल है, इसकी इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स मैच हो रही है। होता क्या है, सन ये रेड जाइंट बन जाता है, सन लाइक स्टार जो है हमारा रेड जाइंट बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। रेड जाइंट किस तरह बनता है, अभी मैंने पूरी कहानी बताई है। हाइड्रोजन हमारा एग्जॉस्ट हो जाता है और कोर कोलैप्स हो जाता है, फिर जो हमारे पास हाइड्रोजन एनवेलप के अंदर रहता है उसकी भी फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाती है, वो फर्दर कोलैप्स होता है, एक ह्यूज एक्सपेंशन होती है, एक ह्यूज एक्सपेंशन होती है, एंड सब्सिक्वेंटली सरफेस की कूलिंग होती है और हमारा रेड जाइंट फॉर्म हो जाता है। रेड जाइंट से फिर ये होता है प्लेनेटरी निब्यूला। प्लेनेटरी निब्यूला क्या होता है, एक ये लो मास स्टार का फाइनल स्टेज होता है, लो मास का स्टार का एक फाइनल स्टेज होता है, and during this phase the star sheds its outer layers and this creates an expanding glowing shell of very hot gases, ठीक है। और इसके नाम में प्लेनेटरी, लेकिन ये प्लेनेट से कुछ लेना देना नहीं होता इसका। फिर प्लेनेटरी न्यूबेला से ये व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है एंड इवेंचुअली ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ये है सन लाइक स्टार्स। अगर सन से बड़ा स्टार होगा तो क्या होगा, सबसे पहले रेड सुपर जाइंट बनेगा, फिर प्लेनेटरी नेबुला की जगह जो उसका लास्ट स्टेज होता है वो होता है सुपरनोवा। वो क्या होता है, सुपरनोवा। एंड सुपरनोवा से हमारे पास एक छोटा न्यूट्रॉन स्टार बनता है और ब्लैक होल बनता है। एंड ब्लैक होल हमें पता है, और इसके अंदर एक ब्लैक होल थ्योरी भी है, बिग बैंग थ्योरी। वो भी सारी चीजें स्पेस फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और वो सारी चीजों के लिए वीडियोस हैं, एंड मैं आपको लिंक इन द डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, आप लोग प्लीज वो देख लेना। अभी हम लोग अपना क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बताएं सन स्टेबल किस तरह रहता है। अपने पहले पार्ट में तो सन स्टेबल किस तरह रहता है, दैट इन अ स्टेबल स्टार, ये भी आंसर है, ये पार्ट ए का आंसर है और ये नीचे पार्ट बी का आंसर है। अभी पार्ट बी का आंसर मैंने पूरा ये जितनी मैंने बातें की इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, चेक मैं आपको बताऊंगा इसमें आंसर में क्या लिखना है। सबसे पहली बात, इन अ स्टेबल स्टार सच एज सन the very strong forces of gravity pulling it inwards are balanced out by the opposing forces trying to make it expand due to extremely high temperature because nuclear fusion takes place, and this thermal pressure arises from the kinetic energy of the nuclei in the core when forces are balanced star is stable। ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया। अगला पार्ट है पार्ट बी। पार्ट बी कहते हैं कि सन लाइक मैसेज स्टार्स का इवेंचुअली साइकिल एंड किस तरह होता है। ये पूरा, अब ये पूरा 3 मार्क के अंदर अपनी पूरी कहानी नहीं लिखनी, ये मैं आपको पूरा समझाने के लिए कह रहा हूँ। मैं आप लोगों को बताऊंगा अपना आंसर में क्या लिखना है। सबसे पहली बात क्या है, दैट व्हेन द सन स्टार्ट्स टू रन आउट ऑफ हाइड्रोजन, a fuel for nuclear reaction, हाइड्रोजन क्या होता है, it is a fuel for nuclear reaction। तो होता क्या है, when the sun starts to run out of hydrogen our core becomes unstable, मतलब कि there is less energy being produced by nuclear fusion to sustain the outward thermal pressure and eventually the core collapses inward under gravitational attraction. So the gravitational potential energy is converted into kinetic energy, hence core further gets hot. There is a fast burn up of the remaining hydrogen envelope. Basically as I told you कि सन ये कोर होता है, ये स्टार ये इसकी एनवेलप होता है। जब पहले कोर हमारा पहले हमारा कोर कोलैप्स करेगा और इस हाइड्रोजन की एनवेलप जो है इसके अंदर भी हाइड्रोजन होती है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन होती है, उसकी भी न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। सो हाइड्रोजन एनवेलप एंड अ ह्यूज एक्सपेंशन एंड सब्सिक्वेंटली रिमेनिंग हाइड्रोजन एनवेलप को भी बर्न अप होता है, एंड a huge expansion and subsequent cooling of the surface gases, स्टार जो है हमारा रेड जाइंट में बन जाता है। एंड as core heats up its temperature becomes high enough for fusion of helium into carbon to occur, स्टार converts to a white dwarf and finally a black dwarf। ये पूरी कहानी है स्टार की लाइफ साइकिल की। आपने आंसर में क्या लेके आना है, ऊपर जो आंसर है पार्ट बी में क्या लेके आना है, दैट हम क्या कहेंगे कि एट द एंड ऑफ स्टेबल पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे हाइड्रोजन exhausts which leads to
which leads to the which leads to the uh, which leads to the destruction of core, which leads to the destruction की जगह expansion of core, which leads to the expansion of core, expansion of core. अब इधर मार्क्स किस चीज के मिलने हैं? expansion of core, expansion of core, the star becomes, the star at first becomes a red giant, at first becomes a red giant, a red giant, then it further, then it further then it further uh, reacts, then it further reacts and becomes a white dwarf and eventually a black dwarf. अब इसमें अंदर मार्किंग क्या है? एग्जाम मार्किंग स्कीम के अंदर आंसर क्या है? सबसे पहले हाइड्रोजन एग्जॉस्ट्स, एक मार्क इसका। दूसरा द स्टार बिकम्स रेड जाइंट, दूसरा मार्क इसका, एंड इट बिकम्स अ वाइट ड्वार्फ, तीसरा मार्क इसका। 3 मार्क्स ये चीजें एक्सप्लेन करने की थी, ठीक है। तो ये मैंने पूरी आपको स्पेस फिजिक्स जितनी मैं समझा सका मैंने आप लोगों को समझा दी है। बाकी आई हाईली रिकमेंड आप लोग चैनल, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए मैं चैनल के, प्लीज प्लीज वीडियोस देख के जाना। अगले, द ऑर्बिटल speed of the sun is 30 kilometers per hour, sorry kilometers per second. Use this value to calculate the distance of earth from sun. अब ये किस तरह करते हैं? अब इसके अंदर एक फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये याद रख लेना। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर टी, 2 पाई आर ओवर टी। अब हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर सेकंड की। 2 पाई आर, नीचे क्या है? हम क्या कहेंगे? पूरे साल के अंदर होती है ना ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द अर्थ। ऑर्बिट कब करते हैं? पूरे साल के अंदर। 365 मल्टीप्लाइड बाय 24 आवर्स इन अ डे एंड 3600। तो बेसिकली हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया, इट इज इन सेकंड्स। हमने 365 ईयर्स को, सॉरी 365 डेज को, 365 डेज को हम लोगों ने सेकंड्स में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? रेडियस क्या आ जाएगा? 150,553.78 किलोमीटर्स, जिसको हम लोग, अगेन मैंने कैलकुलेटर वाली ट्रिक जो आप लोगों का है आप लोग देख लेना। तो ये क्या बन जाएगी? 1.5 × 10⁻⁵ किलोमीटर्स। किलोमीटर्स में रहने दे, बेहतर है। मीटर्स में करना चाहते हैं आप लोग कर लेना। 1.5 × 10⁻⁵ किलोमीटर्स। अगर मीटर्स में करना चाहते हैं तो ये 1.5 × 10⁸ मीटर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये पूरी इसकी वर्किंग है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ आ गई होगी। अगेन अगर आप लोगों ने पहले स्पेस फिजिक्स पहली दफ़ा करे मेरे साथ, तो जो नीचे वीडियोस हैं प्लीज़ जाकर देख लेना। अगली है, द लाइट एमिटेड बाय द डिस्टेंट गैलेक्सी शो वेरियस अमाउंट्स ऑफ रेड शिफ्ट। स्टेट द नेम ऑफ द गैलेक्सीज दैट कंटेन्स आवर सन, दैट कंटेन्स आवर सन। ये मिल्की वे। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये जरा मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूं। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रेड शिफ्ट एंड डिस्क्राइब हाउ इट इज कॉज्ड। देखिए, अब हमारे पास लाइट का स्पेक्ट्रम होता है ना, लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है? रॉय जी बीवी या वेब कॉयर, राइट। तो रेड क्या होता है? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और सिमिलरली वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, राइट। वेवलेंथ कम होती है, लेकिन हम लोग वायलेट की जगह ना ब्लू यूज करते हैं, क्योंकि ब्लू हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हम लोग ब्लू, अभी जो मैं समझाने लगा उसमें ब्लू यूज करते हैं। तो होता क्या है? होता क्या, रेड शिफ्ट क्या होता है? जब हमारे पास वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होती है। रेड शिफ्ट क्या होता है? जब हमारे पास इंक्रीज इन वेवलेंथ होती है। रेड शिफ्ट क्या होती है? इट इज इंक्रीज इन वेवलेंथ। और ब्लू शिफ्ट क्या होता है? इट इज द डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो ये रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट होता है। हाउ इट इज कॉज्ड? होता क्या है? होता क्या, मैं आप लोगों को पूरी कहानी समझाता हूँ। पहले मैं लिख लूँ ना, फिर समझा देता हूँ। होता क्या है? दैट अ रेड शिफ्ट इज एन इंक्रीज in wavelength and corresponding decrease in frequency, and corresponding decrease in frequency and photon energy such as, and photon energy of electromagnetic radiation, of electromagnetic radiation such as light, for example light. This observation can be explained, this observation can be explained, can be explained। यार मुझे ज़रा एक मिनट ज़रा देना ना, मैं उसको ज़रा ऊपर लिख लेता हूँ इस आंसर को, ताकि मेरे पास जगह भी इतनी नहीं है कि मैं आप लोगों को पूरा सही तरीके से समझा सकूं। तो इस पार्ट का आंसर जो है मैं इधर नीचे ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है।
So a redshift is an increase in wavelength and corresponding decrease in frequency and photon energy of electromagnetic radiation such as light. This observation can be explained if other galaxies are moving away other galaxies are moving away from us very rapidly are moving away from us very rapidly are moving away from us very rapidly और अगर मैं कहूँ from us rapidly, अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई blue shift क्या होता है, तो blue shift होता है it is a decrease in wavelength and corresponding increase in frequency and photon energy of electromagnetic radiation such as light. This observation can be explained if other galaxies are coming towards us rapidly. red shift और blue shift आपस में opposite होता है, तो ये हमारे पास red shift का आंसर है. अगला आ गया that अगला क्वेश्चन आ गया that an astronomer compares the spectrum of light emitted by the sun with the spectrum of light emitted by distant galaxies P and Q. Figure 10.1 shows the same four lines as observed in all three spectrums increasing wavelength. ठीक है, sun, galaxy P and galaxy Q. ठीक है, तो state what figure 10.1 enables the astronomer to deduce about galaxies P and galaxy Q. अब इधर आप लोग गौर से देखें, इधर आप दोनों गौर से देखें तो आप देख सकते हैं ये भाई गैलेक्सी Q आगे एंड गैलेक्सी P पीछे है. इसका मतलब क्या है, दैट Q जो है इज फास्टर देन P because P जो है because then is faster than P because Q has a larger redshift. Q has a larger redshift मतलब जितनी ज़्यादा frequency जितनी ज़्यादा wavelength आगे होती है उतनी ज़्यादा redshift होता है. तो Q has a larger redshift than P as it is further apart as it is further apart redshift increases with distance. तो इस पेपर के अंदर हम लोगों को क्वेश्चंस आए रेड शिफ्ट ब्लू शिफ्ट के बारे में, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स के बारे में, ऑर्बिटल स्पीड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रेड शिफ्ट पूछे गए हैं. तो ये सारी चीजें तो एटलीस्ट आप लोगों को आनी चाहिए. बाकी आई विल हाईली रिकमेंड आप लोग बिग बैंग थ्योरी भी पढ़ें, आप अपना क्या कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट भी पढ़ें. ये सारी चीज़ें आप लोग स्पेस फिजिक्स के अंदर से पढ़ सकते हैं, जो मैं नीचे वीडियोस लगा रहा हूँ, प्लीज़ आप इस जाकर देख लेना. ये मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया आप लोगों के लिए. आई होप इट वाज बेनिफिशियल. अल्लाह करे आप सब लोगों को कल अच्छा पेपर हो. And I wish you best of luck. My Instagram, I'm very active on my Instagram @_learnology. प्लीज़ उसको जाके फॉलो करें. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई पास्ट पेपर कर रहे हैं, कोई मसला है, मसाइल कुछ भी है, आप मुझे मैसेज करें. आई विल बी देयर टू रिस्पॉन्ड. This is a very crucial time. So this is it from my side. Best of luck, and yeah, that's it. Allah Hafiz.